गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में 21 जुलाई के करंट अफेयर्स हम कवर करने वाले हैं और उसे एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कोटेशन से। टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। अब इसका मतलब क्या है और यूपीएससी में इसे कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ प्रीलिम्स के एग्जाम्स दिए हैं, उसमें आप क्रैक नहीं कर पाए हो, या फिर हो सकता है आप कुछ मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसमें आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हो सकता है फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज़ हों, प्रेशर हो, जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। मे बी जो दूसरे लोग हैं जिनको पता है कि आप प्रीलिम्स के लिए या फिर यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एंड दे आर क्रिटिसाइजिंग यू, दे आर जजिंग यू कि आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा, आपने तो कभी क्लर्क का भी एग्जाम नहीं निकाला, तो यूपीएससी कैसे निकाल लेंगे? आपके तो स्कूल में भी मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो ये एग्जाम कैसे निकाल लेंगे? मे बी आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे इतना वर्क प्रेशर है कि आपको पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, और एक दिन के बाद एक दिन जो एग्जाम है वो आपके पास आता जा रहा है। हो सकता है जो भी टाइम आपको मिल रहा है उसमें आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द सम फैमिली प्रेशर, मैरिज प्रेशर, कोई भी चीज़ हो सकती है। सी दीज आर द टेस्टिंग टाइम्स। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे आपको टेस्ट किया जा रहा है कि क्या आप ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस के अंदर गिव अप कर देते हैं या ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन को सरपास कर लेते हैं। देखिए, जो एग्जाम होता है इसका टाइम काफ़ी बड़ा होता है, और जस्ट लाइक लाइफ, इसमें अपर और लोअर पॉइंट्स आते रहते हैं। बहुत बार ऐसा होगा, आपको लगेगा एक प्रीलिम्स के अंदर या मॉक टेस्ट के अंदर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, आपको लगेगा कि आपका एग्जाम तो निकल जाएगा। किसी ने आपको एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे दिया कि यस, आप तो काफ़ी इंटेलिजेंट है, आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया, तो आपका यूपीएससी निकल जाएगा। तो हो सकता है उन सिचुएशंस में आपको लगे कि हाँ, दिस इज़ द एग्जाम फॉर यू। बट यहाँ पे बिलीव मी, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जब आपके प्रीलिम्स के स्कोर अच्छा नहीं जा रहा होगा, आप फोकस नहीं कर पा रहे होंगे, बहुत प्रेशर होगा फैमिली की तरफ से, जॉब की तरफ से, जब आपको लगेगा कि आपको इस प्रोसेस को, इस प्रिपरेशन को छोड़ देना चाहिए। बट वहीं पे ही आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, एंड यू हैव टू कीप ऑन स्ट्रगलिंग। आपको स्ट्रगल करते रहना है एंड वेट फॉर द टाइम, क्योंकि इवेंचुअली क्या होगा, इफ़ यू स्टे ऑन द टास्क, इफ़ यू स्टे ऑन योर रोड, इफ यू स्टे ऑन द पाथ, इवेंचुअली यू विल सक्सीड। डिफिकल्ट टाइम्स में, टेस्टिंग टाइम्स में आपको हार नहीं माननी है, आपको अपने गोल की तरफ बढ़ते जाना है और अपने पाथ को छोड़ना नहीं है, अपने रास्ते को छोड़ना नहीं है। जब भी आपका मन करे कि हाँ मुझे क्विट कर देना चाहिए, हमेशा उस टाइम को याद रखिएगा, याद करिएगा कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और किस रीज़न की वजह से करी थी। जब आप अपने आप को ये याद दिलाएंगे कि आपने जो शुरुआत करी थी इस प्रिपरेशन की, इस एग्जाम की, किस रीज़न की वजह से करी थी, तो आपका क्विट करने का मन नहीं करेगा। चलिए आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। टॉपिक्स P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम को देखेंगे, एक एमसीक्यू है इसके ऊपर, G20 के ऊपर भी एक एमसीक्यू है, एनडीआरएफ के ऊपर भी है, एक एनसीईआरटी का टॉपिक है, एक कुरमा ऐप के बारे में क्वेश्चन देखेंगे, पैंगोंग सो लेक के बारे में देखेंगे, आईसीएओ के ऊपर भी एक क्वेश्चन है, आरएडीटी एंड आरटीपीसीआर के ऊपर भी 2 एमसीक्यूज बनाए, एंड देन ब्लैक रॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि उनको नोटिफिकेशंस नहीं मिलता है, तो उसके लिए आपको बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस करना पड़ेगा, तभी आपको जैसी वीडियो पब्लिश होता है ये नोटिफिकेशन जो है मिलेगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन मिस हो जाएगा। यहाँ पे अपर टू ब्रैकेट जो है, इसे आप जानती हैं कि सेफ जोन माना जाता है, तो आपको 6 या इससे ज़्यादा मार्क्स को स्कोर करना है टू एंश्योर योर सीट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। और नीचे के अगर ब्रैकेट्स में आपके मार्क्स आते हैं देन यू हैव टू अटेम्प्ट अगेन, आपको दोबारा से अटेम्प्ट देना है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्निंग P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। पूछा गया P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम किसने डेवलप किया है? क्या ये इसरो ने बनाया है, डीआरडीओ ने, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे? अभी हम देख रहे हैं कोविड की वजह से जितनी भी इन्वेंशंस हो रही हैं, काफ़ी सारी इन्वेंशंस आईआईटीज़ ने करी हैं। यहाँ पे P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम क्या है ये तो हम देखेंगे, बट पहले सोचिए किसने इसको डेवलप किया होगा। चलिए देखते हैं P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम है क्या। ये एक पैराशूट सिस्टम है जिसके अंदर 5 पैराशूट्स होते हैं और 2 ऑक्सिलरी पैराशूट्स होते हैं। बेसिकली इसको लगाया जाएगा IL-76 एयरक्राफ्ट के ऊपर, ताकि जो मिलिट्री सप्लाईज होती है अप टू 7 टन तक की मिलिट्री सप्लाई जो होती है, अगर वो प्रोवाइड करें, आपने देखा होगा काफ़ी सारी मूवीज़ में भी, जैसे कोई भी मटेरियल प्रोवाइड करना होता है अपने आर्म्ड पर्सोनल को, तो वहाँ पे जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसके ऊपर से पैराशूट की मदद से जो सप्लाईज होती हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप, इसको भेजा जाता है। तो ये हमारा जो है इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। जो जितने भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स लगे हैं, जितने भी हमारा इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सामान लगा है, वो हमारा इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। बनाने वाली एजेंसी कौन सी है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वेट कितना कैरी कर सकते हैं? 7 टन तक का। 5 इसके अंदर मेन कैनोपीज हैं, जो मेन पैराशूट्स हैं, और 2 ऑक्सिलरी पैराशूट्स हैं, जैसे मैंने आपको फोटो में भी दिखाया। ये 2 ऑक्सिलरी हैं और 5 मेन हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग इज रिसेंटली हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ। अभी रिसेंटली G20 की FMCBG मीटिंग जो है, एक वर्चुअल मीटिंग वो हुई है, और दिस वाज द थर्ड मीटिंग। ये किस देश की प्रेसिडेंसी के अंडर में करी गई है? क्या वो सऊदी अरेबिया है, इटली है, जर्मनी, रशिया? सोचिए, फिर इसको डिस्कस करेंगे।
चलिए, तो थर्ड G20 FMCBG जो वर्चुअल मीटिंग करी गई है, ये अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया करी गई है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसकी पहली मीटिंग फेब 2020 में रियाद सऊदी अरेबिया में करी गई थी। डिस्कशन क्या होता है? डिस्कशन होता है इकोनॉमिक आउटलुक के ऊपर, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर हमारी इकोनॉमी किस तरीके से डेवलप कर रही है, किस तरीके से मार्च कर रही है, इसके ऊपर डिस्कशन होता है। किस तरीके से क्राइसिस लाइक सिचुएशन को मैनेज करना चाहिए, जो फाइनेंशियल ट्रैक प्रायोरिटीज़ होती हैं हमारी फाइनेंशियल एरियाज़ के अंदर, उसको कैसे मैनेज करना है, ये सब बातें जो होती हैं यहाँ पे डिस्कस करी जाती हैं। G20 में आपको पता है कि 19 कंट्रीज़ होती हैं और साथ में एक यूरोपियन यूनियन है। हेडक्वार्टर कहाँ है, मेरे को बताइएगा इसका। G20 का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको गूगल भी सर्च कर सकते हैं आप इसके लिए, और आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके ऊपर, जो शायद बहुत से लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो मेरे को बताइएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के ऊपर 3 स्टेटमेंट्स हैं, देखते हैं वन बाय वन। पहली कहती है पब्लिक कंट्रीब्यूशन इज नॉट अलाउड इन NDRF, तो पब्लिक कंट्रीब्यूशन जो है इसमें अलाउड नहीं है। हो सकता है NDRF वाज अर्स्टवाइल नोन एज NCCF, पहले इसे नेशनल कैलेमिटी कॉन्टीजेंसी फंड के तौर पे जाना जाता था, ये भी हो सकता है। इट इज प्लेस्ड इन पब्लिक अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पब्लिक अकाउंट्स के अंडर में आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें, जो हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि NDRF के अंदर कंट्रीब्यूशन जो था वो अलाउड नहीं था। रिसेंटली इसको अलाउड किया गया था, क्योंकि हमने PM केयर्स फंड के बारे में डिस्कशन किया था जिसके अंदर पब्लिक कंट्रीब्यूशन अलाउड था। काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि PM केयर्स फंड के अंदर आप पब्लिक कंट्रीब्यूशन अलाउ कर रहे हैं, तो क्यों ना NDRF के अंदर आप इसको अलाउ कर दें, ताकि लोग भी कंट्रीब्यूट, आपके और मेरे जैसे लोग जो हैं इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर पाएँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या ऐसा किया गया। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट ने NDRF के अंदर भी पब्लिक कंट्रीब्यूशन को अलाउ कर दिया, इस वजह से पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। अब ये किया कैसे गया? देखिए, एक सेक्शन था 46(1)(b), इसके थ्रू, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर है, इसके थ्रू ये जो क्लॉज था ये इसके अंदर डाला गया, और NDRF के अंदर अब आप और मैं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जस्ट लाइक PM केयर्स फंड। जैसे आप और मैं PM केयर्स फंड के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, NDRF के अंदर भी अब हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या इसे पहले NCCF, नेशनल कैलेमिटी कॉन्टीजेंसी फंड के तौर पे जाना जाता था? यस, पहले इसका नाम NCCF ही था, बाद में इसे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के नाम से जाना जाने लगा। क्या ये पब्लिक अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है? यस, तीसरी स्टेटमेंट भी ठीक है, ये पब्लिक अकाउंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आता है। आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा C। अब देख लीजिए कुछ और चीज़ें, कौन कौन से फंड्स होते हैं। देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट की जो मनी होती है, कंसोलिडेटेड फंड होता है 266। तो बेसिकली 3 टाइप के फंड हो गए। एक कंसोलिडेटेड फंड जो कि आर्टिकल 266 के अंदर ही आता है, पब्लिक अकाउंट्स 266 सब आर्टिकल 2 के अंदर आता है। देन कॉन्टीजेंसी फंड। अब हम बात करेंगे सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स की। देखिए, पब्लिक अकाउंट्स एक ऐसा फंड होता है जिसे गवर्नमेंट को कभी ना कभी वापस करना होता है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो एज ए बैंकर काम कर रही होती है, उसने ये जो फंड होता है ये होल्ड तो करके रखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। एक्सपेंडिचर के लिए इसमें से कोई पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड से अगर खर्चा करना है तो वहाँ पर पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत है, लेकिन पब्लिक अकाउंट के केस में पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। इसमें किस तरीके का पैसा आता है? जैसे प्रोविडेंट फंड का जो पैसा होता है, स्मॉल सेविंग्स आती हैं, वो सब चीज़ें जो हैं पब्लिक अकाउंट्स को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक आपका कंसोलिडेटेड फंड हो गया, एक आपका पब्लिक अकाउंट्स हो गया, एक आपका कॉन्टीजेंसी फंड हो गया। कंसोलिडेटेड फंड के अंदर पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, पब्लिक अकाउंट्स के अंदर नहीं पड़ती है। पैसा किस तरीके का होता है? स्मॉल सेविंग्स हो गई, या फिर प्रोविडेंट फंड जैसे इसके अंदर ट्रांजैक्शंस हो गई। एक्सपेंडिचर विदाउट एनी अप्रूवल। चलिए कुछ और चीज़ें देखते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के बारे में। क्या CAG का ऑडिट किया जाता है? यस, इट इज़ ऑडिटेड बाय CAG। यूज़ कहाँ किया जाता है? देखिए, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आई, ड्रॉट हुआ, हेल स्टॉर्म हुआ, पेस्ट अटैक हुआ, अभी देखा था लोकस्ट अटैक था हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर देखा गया था। तो यहाँ पे जितना भी नुकसान होता है नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, एग्रीकल्चर को जितना नुकसान होता है, वहाँ पर इस पैसे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो होता है, मान लीजिए कोई भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स की हमें ज़रूरत है, नेशनल लेवल पर नेचुरल कैलेमिटी आती है, तो वहाँ पर भी इस फंड को यूज़ किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि क्या ये नेशनल लेवल पर ही होता है? नहीं, ये स्टेट लेवल पर भी होता है। तो NDRF जो हो गया वो आपका नेशनल लेवल पे हो गया, और स्टेट लेवल पे आपका हो गया स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। स्टेट के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है स्टेट का सिर्फ 25% होता है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। ठीक है, तो इसकी जो यूटिलिटी है वो मैंने आपको बता दी, कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, साथ में ही जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है, ऑडिट किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है 3 स्टेटमेंट्स के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली ये चीज़ें बताई गई थी, कुछ सिलेबस के बारे में बात थी, जैसे कि अराउंड 30% सिलेबस जो था
वो कट किया जा रहा है स्कूल करिकुलम में से, क्योंकि कोविड की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, उनका जो सिलेबस था वो कवर नहीं हो पाया, इसी की वजह से ये स्टेप लिया गया। अब देखते हैं इसके बारे में। पहली स्टेटमेंट कहती है एनसीईआरटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क दैट इज फॉलोड बाय ऑल द स्कूल्स। एनसीईआरटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को बनाने के लिए, जिसको सभी स्कूल्स फॉलो करते हैं। सीबीएसई कोर्स कमेटी इज अ रिकमेंडेटरी बॉडी। इसके अंदर एक सीबीएसई कोर्स कमेटी होती है जो कि एक रिकमेंडेटरी बॉडी होती है, हो सकता है सीबीएसई करिकुलम कमेटी होती है जो कि फाइनल अप्रूवल देती है सिलेबस को लेकर। सो सीबीएसई करिकुलम कमेटी गिव्स द फाइनल अप्रूवल कंसर्निंग सिलेबस। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर देखेंगे इसको। चलिए, तो यहाँ पे एनसीईआरटी जो है उसी को ये चीज़ कही गई थी कि आप देखिए कि किस तरीके से क्या क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हटाए जा सकते हैं। तो एनसीईआरटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द फ्रेमवर्क। यस, यहाँ पे जितने भी स्कूल अक्रॉस द कंट्री जो एक एंटायर करिकुलम फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं, दैट इज डिराइव्ड बाय और डिजाइंड बाय एनसीईआरटी। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है। सीबीएसई कोर्स कमेटी जो होती है वो रिकमेंडेटरी बॉडी होती है। यस, सीबीएसई कोर्स कमेटी के अंदर प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्कूल टीचर्स, वो बताते हैं कि किस चीज़ को, किस टॉपिक्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए करिकुलम के अंदर, और किसको हम छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। यहाँ पे रिकमेंडेशन देने का मतलब अप्रूवल नहीं है। देखिए, जो टीचर्स होंगे, जो प्रोफेसर्स होंगे, वो तो क्या करेंगे, वो बताएंगे कि मान लीजिए अगर हम इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पढ़ रहे हैं तो वो कहेंगे कि ठीक है, आप नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और पेजेंट मूवमेंट जो है उसको आप छोड़ सकते हैं, मान लीजिए, ठीक है, इसको हटाया जा सकता है। तो ये तो रिकमेंडेशन करी गई, बट क्या इस रिकमेंडेशन को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, वो डिसीजन लिया जाता है सीबीएसई करिकुलम कमेटी के द्वारा। तो फाइनल अप्रूवल जो होता है सीबीएसई करिकुलम कमेटी का होता है, जिसके अंदर एचआरडी मिनिस्ट्री के कुछ लोग होते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे डी होगा, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स ठीक है। देख लीजिए, इसमें एनसीईआरटी सिलेबस बनाती है, देन हर साल जो है ये कोर्स कमेटी मिलती है जिसमें स्कूल टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं कॉलेजेस के, और वो बताते हैं कि करिकुलम के अंदर कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए और कौन सी चीज़ डिडक्ट करनी चाहिए। ठीक है, फाइनल अप्रूवल सीबीएसई करिकुलम कमेटी ही लेती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज कंसर्निंग कुरमा ऐप। पूछा गया कुरमा ऐप इज रिलेटेड टू, किससे ये रिलेट करते हैं? काफ़ी न्यूज़ में थी ये ऐप, पता होना चाहिए आपको। टाइगर से, टर्टल, लायन, पेंगोलिन, सोचिए। चलिए, तो कुरमा ऐप जो रिलेट करते हैं वो करती है टर्टल से। बनाया किसने? आईटी कैन ने। आईटी कैन क्या है? आईटी कैन इज इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क, और इसने कोलैबोरेट किसके साथ किया था? टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया के साथ, साथ में ही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, इन तीनों ने मिलकर कोलैबोरेट करके इस एप्लीकेशन को बनाया है। कुछ इस तरीके से दिखती है एप्लीकेशन। मई 23, 2020 को जब आपका वर्ल्ड टर्टल डे था, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन जो थी उसको लॉन्च किया गया था। अभी रिसेंटली अगेन ये न्यूज़ में थी। इसमें होता क्या है, बेसिकली डिजिटल डेटाबेस है इसके अंदर सारा। डिजिटल डेटाबेस किस चीज़ को लेके? कंसर्निंग 29 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल। 29 स्पीसीज जो है फ्रेश वाटर टर्टल की, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है कि उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। उसमें कुछ मार्किंग्स दे रखी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहाँ पे किस टाइप के टर्टल पाए जाते हैं, इंडिया के किस रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा टर्टल पाए जाते हैं, और किस टाइप के टर्टल पाए जाते हैं, उनका वर्नैकुलर नेम्स, लोकल भाषा में उनको किस नाम से जाना जाता है, और उनका जो थ्रेट्स हैं उनको किस चीज़ से खतरा है, इसके बारे में भी एप्लीकेशन के अंदर पूरी जानकारी दी गई है। चलिए, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो एमसीक्यू की सीरीज है उसको आप डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग कंट्री हैज बाउंड्री डिस्प्यूट विद इंडिया कंसर्निंग पैंगोंग सो लेक। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत न्यूज़ में था, बट इसको डिस्कस करने का रीज़न कुछ और है, क्योंकि हम इसमें डीप में जाके देखेंगे कि इशू क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया सिंपल सा कि पैंगोंग सो लेक को लेके किस कंट्री के साथ इंडिया का बाउंड्री डिस्प्यूट है, बाउंड्री विवाद है। सोचिए, क्या म्यांमार है, भूटान है, नेपाल, चाइना? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आंसर है डी, जो कि आप में से सभी लोगों को प्रॉब्ली पता होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को इसलिए डिस्कस किया गया क्योंकि इसके कंसर्निंग एक आर्टिकल जो था वो न्यूज़ में था, और ये कहा गया कि 1960 में जो बाउंड्री टॉक्स हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें जो चाइना का क्लेम था, अब चाइना उस क्लेम से भी आगे बढ़ के और भी ज़मीन मांग रहा है। देखिए किस तरीके से, अगर हम चाइनीज़ क्लेम की बात करें 1960 के अंदर, तो यहाँ पे ये फिंगर 8, इसको फिंगर 8 कहा जाता है। तो ये रीजन की बात हो रही थी, ठीक है। और अभी चाइना जो है धीरे धीरे, आपको पता है चाइना ऐसे ही करता है, धीरे धीरे करके आपकी जो टेरिटरी है उसको कैप्चर करता जाता है, और अभी वो फिंगर 4 तक पहुंच चुके हैं। अब उसका जो क्लेम है वो इस लाइन तक है, आप देख रहे हैं इसको। तो पिछले 60 सालों के अंदर उसने जो अपना क्लेम है उसको धीरे धीरे बढ़ाया है। अब इसका रीजन क्या है? देखिए 1960 में तो आप कह रहे थे कि आपका क्लेम इतना था, अब एकदम से बढ़ कैसे गया? बिकॉज इट इज गिविंग टैक्टिकल एडवांटेज
टू चाइनीज़। तो चाइनीज़ को लग रहा है कि अगर यहाँ तक उनका क्लेम इंक्रीज हो जाएगा तो इंडिया के ऊपर उनका डोमिनेशन और भी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी लोकेशंस हैं इस रीजन के अंदर जहाँ से चाइनीज़ जो डोमिनेट कर सकते हैं इंडिया को। अब बात करते हैं कि अभी प्रॉब्लम कहाँ हुई थी। देखिए ये वही फिंगर 4 फिंगर 8 वाला रीजन है। तो यहाँ पे एक गालवन वैली है, ये चाइना का 1960 का क्लेम है, ठीक है। और क्लैशेस जो हुई थी वो इस रीजन के अंदर हुई थी। तो बेसिक जो यहाँ पे डिफरेंस देखा गया वो यही है कि फिंगर 8 से आगे बढ़कर ये लोग फिंगर 4 तक आ गए हैं, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडिया, क्योंकि वो अपने क्लेम को ही अब डिफाई कर रहे हैं जो 1960 में उन्होंने कहा था कि दिस इज़ द लोकेशन जहाँ तक हमारी बाउंड्री है, और अब अपनी परसेप्शन को चेंज करते हुए, LAC की परसेप्शन को चेंज करते हुए अपनी फिंगर 4 तक आने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, इसी वजह से इस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था और चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि ICAO के बारे में, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, 1 बाय 1 देखेंगे। पहली है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन व्हिच वाज साइंड इन 1944 इन शिकागो। इसको एस्टैब्लिश किया गया था एक कन्वेंशन के द्वारा इंटरनेशनल सिविल एविएशन की, जिसको साइन किया गया था 1944 में शिकागो के द्वारा। हो सकता है इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ICAO। अभी तक इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं बना है। हेडक्वार्टर इसका बुडापेस्ट के अंदर है। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट बुडापेस्ट। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर देखेंगे कि ये न्यूज में क्यों थी और आंसर क्या है इसका। चलिए, ICAO को जाना जाता है स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स बनाने के लिए, ताकि ग्लोबल लेवल पर जो एयर नेविगेशन है वो पीसफुली हो सके। तो मतलब एक देश से दूसरे देश में जो एविएशन जा रहे हैं, जो प्लेन्स जा रहे हैं, वो जो है पीसफुली हम कंडक्ट कर पाएँ, उसके रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स को एस्टैब्लिश करता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यही है कि प्लानिंग करी जा सके, डेवलपमेंट करी जा सके इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट की, ताकि सेफली एंड ऑर्डरली ग्रोथ हो सके हमारे एविएशन सेक्टर की इंटरनेशनल लेवल पर। अब बात करते हैं कि क्या इसे शिकागो में 1944 में बनाया गया था। तो यस, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अ कन्वेंशन, एक कन्वेंशन के द्वारा इसे 1944 में शिकागो में बनाया गया था। अगर बात करी जाए क्या इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इज अ मेंबर, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ICAO का इंडिया मेंबर है। टोटल मेंबर की बात करी जाए तो 193 इसमें मेंबर्स हैं। और अगर लोकेशन की बात करी जाए तो लोकेशन इज इन मॉन्ट्रियल, कनाडा। तो कनाडा के अंदर ये जो हेडक्वार्टर है इसका लोकेट करता है मॉन्ट्रियल के अंदर। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है। आंसर क्या होगा? पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है, आंसर विल बी ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है RADT के बारे में बात कर रहे हैं। RADT इज रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, कोविड के लिए है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? RADT के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी गलत है, वो देखेंगे। पहली कहती है इट इज़ अ टेस्ट ऑन स्वॉप्ड नेजल सैंपल्स दैट डिटेक्ट्स एंटीजेंस। ये एक नेजल सैंपल लेता है, स्वॉप नेजल सैंपल, जो कि एंटीजेंस को डिटेक्ट करता है। हो सकता है इट इज़ कंडक्टेड इन द लैब सेटिंग्स, इसे लैब सेटिंग्स में किया जाता है, ये भी हो सकता है। अनलाइक RT-PCR, RADT सीक्स टू डिटेक्ट द वायरस इंस्टेड ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी। तो इसमें RT-PCR भी एक टेस्ट होता है। तो RADT जो टेस्ट है वो RT-PCR से अलग है, क्योंकि ये क्या करता है, ये वायरस को डिटेक्ट करता है इंस्टेड ऑफ एंटीबॉडीज। तो इनका कहने का मतलब ये है कि RT-PCR जो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है, लेकिन RADT डायरेक्टली वायरस को डिटेक्ट करता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर हम रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट के बारे में देखें तो पहली जो स्टेटमेंट है, क्या ये स्वॉब नेबल सैंपल को लेकर ही एंटीजेंस को डिटेक्ट करता है? तो यस, इट इज अ टेस्ट ऑन स्वॉब्ड नेजल सैंपल्स। पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। यहाँ पे एंटीजेंस का क्या मतलब है? दीज आर द फॉरेन सब्सटेंसेस। एंटीजन इज अ फॉरेन सब्सटेंस जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता है, ठीक है। अब बात करिए क्या इसे लैब सेटिंग में किया जाता है? RADT जो टेस्ट है, क्या इसे लैब सेटिंग में किया जाता है? तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट किसको कहते हैं। तो इसको लैब सेटिंग्स में नहीं किया जाता है। आपने शायद कुछ जगह पे देखा भी होगा कि जब कोविड-19 का जो प्राइमरी टेस्ट किया जाता है तो लोग जो हैं ओपन में खड़े होते हैं, ऐसे नहीं कि उनको लैब सेटिंग्स में लेके जाया जाता है और वहाँ पे अलग से उनका सैंपल लिया जाता है। तो ये चीज़ मैंने भी जो है देखी है, उसमें ओपन एरियाज़ के अंदर उनके जो स्वॉब के जो नेजल सैंपल्स होते हैं जो वो लिए जाते हैं और बाद में उनको जो है डिफरेंट लैब्स में भेजा जाता है और फिर रिजल्ट आते हैं। अब बात करते हैं RT-PCR के बारे में। क्या RT-PCR से अलग है RADT जो कि डिटेक्ट करता है किसको? वायरस को, और ना कि किसको? एंटीबॉडीज को। तो यहाँ पे देखिए RT-PCR की बात करें या RADT की बात करें, दोनों का जो डिफरेंस है वो भी देखेंगे। दोनों के अंदर ही जो डिटेक्शन है वो वायरस का किया जाता है और एंटीबॉडीज का यहाँ पे जो बॉडीज प्रोड्यूस करती है उसका नहीं किया जाता है। तो लाइक RT-PCR द रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, ये भी वायरस को डिटेक्ट करता है, ना कि एंटीबॉडीज को। इसी वजह से तीसरी स्टेटमेंट जो आपकी है वो भी गलत हो जाती है। हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। या
इस पे क्वेश्चन बनाने का रीज़न यही था क्योंकि अभी जो आर्टिकल था उसमें ये कहा गया कि देखिए प्राइमरी लेवल पे तो RADT होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी इंडिविजुअल नेगेटिव आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है। पॉजिटिव आया तो वो तो कोरोना पॉजिटिव हो ही गया, लेकिन नेगेटिव आया तो ऐसा कहा जाता है कि वो फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है। फॉल्स नेगेटिव का मतलब है कि ऐसा इंडिविजुअल जो कोरोना पॉजिटिव है बट रिजल्ट ने उसे फॉल्स नेगेटिव बताया, मतलब रिजल्ट ने उसे कोरोना नेगेटिव बताया। इस सिचुएशन के अंदर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है वो देखेगा कि क्या सिम्टम्स ऐसे हैं कि वो उसको ऐसा लगे कि ये जो बंदा है इसको कोरोना वायरस हो सकता है। अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर को ऐसा लगता है तो उस केस के अंदर RT-PCR टेस्ट जो है वो भी बता दिया जाता है कि आप RT-PCR भी कंडक्ट करवाइए ताकि पक्का पता चल जाए कि आपको कोरोना है या नहीं है। तो यहाँ पे देखा गया कि RT-PCR जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, ये जो रीटेस्टिंग करी जाती है पर्सन की जो कि RADT नेगेटिव होते हैं, मैंने आपको बताया कि RADT नेगेटिव होंगे तो ही RT-PCR पे जाएंगे। अगर कोई पॉजिटिव हो गया तो उसे मान ही लिया हमने कि वो कोरोना पॉजिटिव है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ RT-PCR जो टेस्ट थे वो बहुत कम बताए जा रहे थे और बाद में ऐसा देखा गया कि जो RT-PCR जिनको बताया जा रहा है उसके अंदर से 15% लोगों को, मतलब जिनका नेगेटिव आ गया टेस्ट रिजल्ट RADT के द्वारा, उसके बाद भी 15% जो है वो पॉजिटिव निकल रहा है। तो यहाँ पे RADT अगर नेगेटिव आता है लेकिन मेडिकल प्रैक्टिशनर को, डॉक्टर को सस्पिशन है तो RT-PCR कराया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था, इसी वजह से न्यूज़ के अंदर इसको बताया गया था। अब RT-PCR RADT के अंदर और डिफरेंस देख लेते हैं क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर। सबसे पहला तो डिफरेंस होता है टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस में यही था कि जो RT-PCR है इसके अंदर 2 से 5 घंटे लग सकते हैं, ठीक है, और ये 2 से 5 घंटे के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम होता है वो भी ऐड किया जाता है, इसलिए आपने सुना होगा कि अराउंड 48 आवर्स लग जाते हैं रिजल्ट आने में। RADT के अंदर 30 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो RADT जो है काफ़ी जल्दी हो जाता है, प्रॉबेबली तभी ऐसा कहा गया कि फॉल्स नेगेटिव इसमें जल्दी आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 9। RT-PCR को लेकर है। RT-PCR फुल फॉर्म हम देख चुके हैं, अब बात करते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स की। कैरी म्यूलिस द अमेरिकन बायोकेमिस्ट इन्वेंटेड द PCR टेक्निक एंड वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री इन 1993। ये जो PCR टेक्निक है जो RT-PCR में यूज़ करी जाती है, इसे कैरी म्यूलिस जो कि एक बायोकेमिस्ट है उन्होंने डेवलप किया था और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। हो सकता है कोरोना वायरस इज मेड ऑफ RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है कोरोना वायरस। हो सकता है इन द टेस्ट DNA इज टेस्टेड थ्रू फ्लोरोमीटर, लेकिन टेस्ट के अंदर DNA की टेस्टिंग करी जाती है फ्लोरोमीटर की हेल्प से। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर पूरा जो इसका प्रोसेस है वो हम देखेंगे। चलिए तो होता है क्या, देखिए RT-PCR में सबसे पहले तो यस कैरी म्यूलिस जो है अमेरिकन बायोकेमिस्ट हैं, उन्होंने PCR टेक्निक को बनाया था और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। कब मिला था? 1993 के अंदर। देखिए होता है क्या, कोरोना वायरस के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो RNA की होती है, लेकिन जो टेस्ट है वो DNA पे किया जाता है। अब ये कैसे? देखिए RNA को के ऊपर टेस्टिंग नहीं करी जा सकती, इसलिए उसे DNA में कन्वर्ट किया जाता है एक प्रोसेस को यूज़ करते हुए जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का यूज़ किया हमने, ठीक है, और इसके थ्रू RNA को DNA में ट्रांसम्यूट कर दिया। अब जो DNA होते हैं इसकी फर्दर कॉपीज़ बनाई जाती हैं, क्योंकि जितनी कॉपीज़ होती हैं हमारे पास, जितना ओरिजिनल DNA है वो काफ़ी नहीं होता है, तो काफ़ी सारी कॉपीज़ क्रिएट करी जाती हैं और उसे एम्पलीफाई किया जाता है, ठीक है। अब बहुत सारी DNA की कॉपीज़ आ गई हमारे पास, उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट डाई जो होती है वो ऐड करी जाती है। फ्लोरोसेंट डाई ऐड करने के बाद उसे फ्लोरोमीटर पे रखा जाता है और फ्लोरोमीटर पे रखने के बाद पता चल जाता है कि क्या इसके अंदर वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। तो वायरस की जो प्रेजेंस है उसको देखने के लिए इवेंचुअली डाई को ऐड करना पड़ता है। तो ईजी सा प्रोसेस है, RNA को हमने DNA में ट्रांसम्यूट किया, DNA की कॉपीज़ बनाई और उसके अंदर जो फ्लोरोसेंट डाई होती है उसको ऐड किया और फ्लोरोमीटर के ऊपर रखा। अगर वायरस प्रेजेंट होगा तो वो बता देगा हमें। अब देखते हैं इसके बारे में। कैरी म्यूलिस, क्या इसको नोबेल प्राइज मिला था? बायोकेमिस्ट है, यस। PCR टेक्निक को इन्होंने फाइंड आउट किया था, अमेरिकन बायोकेमिस्ट है, और 1993 में इन्हें PCR टेक्निक को ढूंढने के लिए एक नोबेल प्राइज दिया गया था। कोरोना वायरस RNA का होता है तो ये भी ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ RNA। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। इन द टेस्ट DNA इज टेस्टेड थ्रू फ्लोरोमीटर। तो क्या फ्लोरोमीटर से टेस्ट किया जाता है? मैंने आपको बताया था कि जो आपका फ्लोरोसेंट डाई होती है उसको ऐड किया जाता है, फिर उसे फ्लोरोमीटर पे रखा जाता है कि क्या वायरस इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी D। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा, न्यूज़पेपर में था ये काफ़ी। व्हाट इज़ ब्लैक रॉक? ब्लैक रॉक क्या है? क्या ये एक टाइप का नया ड्रोन है? क्या ICBM मिसाइल है? कोई मेलवेयर है या कोई ड्रिलिंग डिवाइस है? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ब्लैक रॉक जो है ये एक एंड्रॉयड बेस्ड मेलवेयर है, एक न्यूली एंड्रॉयड मेलवेयर है जिसमें ये देखा गया है, आंसर तो पहले कर लीजिए C, कि काफ़ी ज़्यादा आपका जो डेटा है उसको स्टील कर रहा है आजकल,
ठीक है। और जो डेटा सील करने के लिए 337 ऐप्स जो है वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हैं। काफ़ी सारी ऐप्स को यूज़ किया जाता है इसके अंदर। जीमेल से आपका डेटा जो है वो चोरी कर रहा है, अमेजोन से आपके क्रेडेंशियल्स चोरी कर रहा है, नेटफ्लिक्स, ऊबर और कितनी सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे आप अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स देते हैं, तो वहाँ से आपके पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन जो है ये पर्टिकुलर जो मेलवेयर है उसे चुरा रहा है। एक कुछ टाइम पहले ज़र्क्सिस करके एक ऐसा ही मेलवेयर आया था, उसी का स्ट्रेन है, उसी से ही ये बनाया गया है। पासवर्ड को स्टील करता है, लॉगिन क्रेडेंशियल को, आपके जो यूज़र नेम होता है, पासवर्ड होता है, उसको चोरी करता है। और एक टेक्निक होती है ओवरले टेक्निक, उसको ये यूज़ करता है। ओवरले टेक्निक में क्या होता है बेसिकली, देखिए मान लीजिए आपका जीमेल का विंडो है, इसके अंदर आपको अपना यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है, तो ये इसी से मिलती जुलती एक विंडो जो है, एक इनविजिबल विंडो टाइप इसके ऊपर लगा देता है। और आप जब पासवर्ड और अपना यूज़र नेम एंटर करते हैं तो उस विंडो में करते हैं। आपको तो ऐसा लगता है कि आप अपने जीमेल में पासवर्ड डाल रहे हैं या यूज़र नेम डाल रहे हैं, या फिर आप अपने ऊबर में अपनी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, या फिर किसी दूसरी एप्लीकेशन के अंदर डाल रहे हैं, बट वो जो ऊपर एक विंडो ओवरले करी होती है वो हमें दिखाई नहीं देती, और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इवेंचुअली जो ये हैकर्स होते हैं उनके पास चली जाती है, जिसको वो फर्दर मिसयूज़ कर सकते हैं। तो टेक्निक ऑफ ओवरले जो है इसके अंदर यूज़ करी जाती है, ध्यान रखिएगा। हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे हमारा जो आंसर था वो सी था। चलते हैं आज की रिविजन के ऊपर। तो इसको 2 से 3 मिनट में हम रिवाइज करेंगे, मिस नहीं करना है रिविजन को, और उसके बाद हम अपने विनर को डिक्लेयर करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमने P7 हैवी ट्रोप सिस्टम के बारे में देखा था। किसने डेवलप किया है इसे? इट इज़ डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ इस तरीके से दिखता है। IL-76 के ऊपर इसे लगाया जाएगा। वहाँ से अगर आर्म पर्सनल के पास कोई सप्लाई भेजनी है हमने, चाहे वो आर्म्स की हो, फूड की हो, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। 7 टन तक का मटेरियल जो है वो भेजा जा सकता है। इसमें 5 जो है पैराशूट्स होते हैं और 2 ऑक्सिलरी पैराशूट भी होते हैं। एक एक्सट्रैक्टर पैराशूट की इसके अंदर मिलता है। 100% इंडिजिनसली बिल्ड है, ध्यान रखिएगा। देन हमने देखा थर्ड G20 फाइनेंस जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई है? अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। एक वर्चुअल मीटिंग जो कंडक्ट करी गई है ताकि कोविड-19 के टाइम पर हमारी इकोनॉमी ब्रेकडाउन ना हो, हमारी इकोनॉमी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है इसके कंसर्निंग जो है बातें करी जाती हैं। देन G20 के बारे में देखा था हमने। 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो आप मुझे बताएंगे, गूगल में देख सकते हैं आप। देन हमने देखा था NDRF के बारे में, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। NDRF जो है अभी पब्लिक कंट्रीब्यूशन इसके अंदर पहले अलाउड नहीं था, लेकिन PM केयर्स में किया गया था। कुछ लोगों ने इसमें आवाज़ उठाई कि NDRF के अंदर भी करना चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, 46(1)B को ऐड किया गया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और इसको अलाउ कर दिया गया। पहले इसे नेशनल कैलेमिटी कॉन्टीजेंसी फंड के तौर पे जाना जाता था, अब इसे NDRF कहते हैं। पब्लिक अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के फंड देखे थे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 आर्टिकल में आता है और इसके लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत होती है। पब्लिक अकाउंट 266 सब आर्टिकल 2 में आता है, इसमें पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। कॉन्टीजेंसी फंड 267 में आता है। बेसिकली पब्लिक अकाउंट्स के लिए जिसमें प्रोविडेंट फंड का पैसा, स्मॉल सेविंग्स आती है, जो गवर्नमेंट है वो ऐसे बैंकर का काम करती है, ऐसे ट्रस्टी का काम करती है। हमारा पैसा रखा गया लेकिन इवेंचुअली उनको वो वापस करना है। देन हमने देखा था NDRF के बारे में। CAG जो है इसको ऑडिट करती है कि इसके अंदर कितना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है और इसका जो यूज़ है वो कहाँ होता है। जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई डिजास्टर आ गया, पेस्ट अटैक हो गया, जैसे लोकेस्ट अटैक हो गया, नेचुरल कैलेमिटी से एग्रीकल्चर का नुकसान हुआ, या नेशनल कैलेमिटी की वजह से, नेशनल कैलेमिटी की वजह से हमारे दूसरी बिल्डिंग्स वगैरह का नुकसान हो, तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। SDRF मतलब स्टेट के पास भी नेशनल जैसा एक फंड होता है जिसमें 75% कॉन्ट्रीब्यूशन सेंटर का ही रहता है। फिर हमने देखा था करिकुलम के बारे में। अभी न्यूज़ थी कि 30% करिकुलम जो है कम किया जाएगा, तो NCERT जो है यहाँ पे पूरा फ्रेमवर्क जो है वो डिज़ाइन करती है जिसको सारे स्कूल्स ऑल ओवर द कंट्री फॉलो करते हैं। CBSE का एक कोर्स कमेटी होती है जिसमें प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो रेकमेंड करती है कि सिलेबस के अंदर क्या लेना चाहिए, मतलब क्या ऐड करना चाहिए और क्या हटाना चाहिए। CBSE की फिर एक करिकुलम कमेटी होती है जिसमें HRD मिनिस्टर के कुछ पर्सनल होते हैं, वो फाइनल अप्रूवल देती है इसके अंदर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर हमने कुरमा ऐप के बारे में देखा था जो कि टर्टल से पर्टेन करती है। इसको लॉन्च किया गया था अभी 1-2 महीने पहले और IT कैन ने, इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क ने इसे TSA के साथ मिलकर, टर्टल सर्वाइवल अलायंस के साथ मिलकर और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के साथ मिलकर बनाया था। और यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर देख सकते हैं ऐप है, सारी इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग 29 स्पीसीज जो टर्टल की है उसको लेकर सारी इन्फॉर्मेशन की, उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनके जो वर्नेकुलर नेम्स होते हैं लोकल लैंग्वेज में उन्हें किस भाषा में जाना जाता है, उनको थ्रेट कौन कौन से खतरे हैं उनको, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा कुरमा ऐप के बाद हमने देखा था नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पैंगोंग सो लेक के बारे में था, जो कि चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूटेड रीजन है। हमने देखा था न्यूज़ के अंदर भी बताया गया था कि 1960 में जो चाइना ने क्लेम किया था, अब वो धीरे धीरे उससे भी आगे बढ़ता हुआ आ रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि ये टेरिटरी भी अगर वो कैप्चर कर लेगा तो उसको ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेट करने का मौका मिलेगा इंडिया को। पहले फिंगर 8 तक कहता था कि हमारा रीजन है और अब फिंगर 4 तक आगे अपना क्लेम दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो कि चाइना की एक आदत है। फिर हमने ICAO के बारे में देखा था, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंडिया जो है इसका एक मेंबर है, 193 मेंबर
कंट्रीज हैं। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। किस तरीके से सेफली ऑर्डरली जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट हो सके उसके बारे में ये जानकारी देता है, स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश करता है, प्रोसीजर्स को बनाता है ताकि पीसफुल ग्लोबल एयर नेविगेशन जो है वो हो सके। फिर हमने देखा था RADT के बारे में, रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। इसमें स्वॉब नेजल सैंपल्स जो होते हैं वो लिए जाते हैं और इसे कंडक्ट लैब के अंदर नहीं किया जाता है, लैब सेटिंग्स के बाहर किया जाता है। जस्ट लाइक RT-PCR RADT के अंदर भी वायरस को डिटेक्ट किया जाता है, एंटीबॉडीज को नहीं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसे पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट के तौर पे भी जाना जाता है। फिर हमने देखा था कि RT-PCR की फुल फॉर्म क्या थी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इसमें क्या है रीटेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। RADT में हमने टेस्ट किया, बंदा पॉजिटिव आया तो वो कोरोना पॉजिटिव है, नेगेटिव आया तो हम उसको जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर एक बार दोबारा देखते हैं कि क्या सिम्टम्स हैं या नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि सिम्टम्स हैं तो RT-PCR को सजेस्ट कर दिया जाता है कि पूरे श्योर होने के लिए कि आपको कोरोना नहीं है तो वहां पर RT-PCR टेस्ट भी आप करवा लो। तो यहाँ पे बहुत बार देखा गया कि RT-PCR कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, विच इज़ अ वायलेशन ऑफ द गाइडलाइन। फिर हमने देखा था टाइम डिफरेंस। देखिए RADT में 30 मिनट्स में रिजल्ट आ जाता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के टाइम की वजह से हो सकता है 1-2 दिन लग जाए। RT-PCR में 2 से 5 घंटे लगते हैं, काफ़ी डीप में जाके एनालिसिस किया जाता है इसके अंदर, और ट्रांसपोर्टेशन का टाइम तो इसमें भी लगता है। फिर हमने देखा था RT-PCR के बारे में, कैरी म्यूलिस जो थे अमेरिकन बायोकेमिस्ट, उन्होंने PCR टेक्निक को निजात किया था और उनको 1993 के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए। कोरोना वायरस की बात करी जाए तो RNA का ये बना होता है, लेकिन क्योंकि जो टेस्ट है ये PCR टेक्निक ये DNA पे करी जाती है, तो इसी वजह से पहले RNA को DNA में ट्रांसम्यूट किया जाता है और फिर DNA की मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं। मल्टीपल कॉपीज बनाने के बाद उसके ऊपर एक फ्लोरेसेंट डाई जो होती है वो डाली जाती है और फिर फ्लोरोमीटर के ऊपर उसको रखा जाता है। अगर उसके अंदर प्रॉबेबली कलर चेंज हो जाता है या फिर डिपेंड्स कि कौन से कलर में आप कहते हैं कि वायरस एग्जिस्ट होगा, तो यहाँ पर फ्लोरोमीटर के ऊपर रखने के बाद ये जानकारी मिल जाती है कि वायरस जो है वो DNA के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। फिर हमने देखा था ब्लैक रॉक के बारे में, जो कि एक मेलवेयर है, ज़र्क्सिस करके एक मेलवेयर था, उसी का एक स्ट्रेन है। रिसेंटली आपकी जो वेरियस एप्लीकेशंस है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, उबर हो, जीमेल, अमेजोन, वहाँ से डेटा स्टील करने की कोशिश करी जा रही है यूजिंग द टेक्निक ऑफ ओवरले। ओवरले टेक्निक मैंने आपको बताई थी, एक विंडो बना दी जाती है और वहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड जो आप डालते हैं उसको चोरी कर लिया जाता है और आपकी क्रेडिट कार्ड की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होती है वो भी चोरी कर ली जाती है। तो ये पूरे हमारे 10 क्वेश्चंस को हमने रिवाइज कर लिया और लास्ट टाइम के जो हमारे विनर थे वो हैं आशीष यादव। आशीष, आप हमें मेल कर दीजिएगा कि आपको जो PDF चाहिए जो आपने यहाँ पे जीती है वो आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है व्हाट इज ऑपरेशन मुस्कान। हमने लास्ट वीडियो में देखा था ऑपरेशन मुस्कान के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर यहाँ पे अपने कमेंट सेक्शन में मार्क्स जरूर लिखिएगा और अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में आपके मार्क्स हैं देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सेफ जोन में हैं, और नीचे के ब्रैकेट्स में अगर आपके मार्क्स हैं देन यू हैव टू अटेम्प्ट अगेन, दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम जो ग्रुप है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और आप इसके थ्रू मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।